नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन बाई अभिषेक सर। तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आप देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 1 जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन है। इसको आज आप पूरे आसानी तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तब आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो को देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको क्लियर होने वाला है। तो थोड़ा वीडियो लंबी होगी, पूरे चैप्टर के सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। जो हम छोटे छोटे टॉपिक को नहीं, पूरे टॉपिक को देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, जो चैप्टर का नाम ही है कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। तो देखेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया का आपका डिफिनीशन यही होगा। रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? तो एक तो पदार्थ रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी नहीं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणधर्म वाला अगला तीसरा पदार्थ बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल आप देखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का, वाटर का निर्माण करते हैं। ठीक ना। तो ऑक्सीजन और जल, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो H2O अर्थात जल का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। देखिए ये जो परिभाषा है यहाँ पर सटीक आपको दिखाई देगी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो अगला नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप इसको देखिए, दो पदार्थ हैं आपस में मिले और मिलने के बाद अगला पदार्थ बनाए जो नए गुणधर्म वाला पदार्थ है। नए गुणधर्म वाला पदार्थ देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पे क्या बना दिए? लिक्विड बना दिए। नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाए तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, कुछ जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम देखेंगे जो कि हमारे जीवन में पर डे प्रतिदिन ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप देखेंगे तो आपको, हमें पूरा अनुमान है कि आपको समझ में आ जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं खरदट होती क्या है। ठीक ना। भोजन का पकना, सभी के घर खाना बनता है, भोजन का पकाया जाता है। तो भोजन का पकना भी एक हमारे जीवन में होने वाली व्यवहारिक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पकना। ठीक ना। और जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो धीरे धीरे जंग लग जाती है वो भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। पर डे लोहे पर जब जंग लगने का क्रिया निरंतर चलती रहती है, डे बाई डे चलती रहती है। दूध से दही का बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और चौथा नंबर देखिएगा, श्वसन अभिक्रियाएं, जो हम सांस लेते हैं ये भी हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। मान लीजिए आपको खाना बनाना है, ठीक ना, खाना को ही एग्जाम्पल ले लिया जाए तो भोजन का पकना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि जो भी भोजन पकता है, भोजन को सारे मटेरियल को एक पात्र में रख लेते हैं और उसमें हम लोग क्या देते हैं? आग देते हैं। आग देने के बाद वो उबलने लगता है और उबल कर जो पक जाता है उसी को हम कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो अगला नए गुणधर्म वाले पदार्थ का, एकल पदार्थ या नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पकना, जंग का लगना और इसके बाद सांस का लेना, श्वसन जो कार्य होता है उसका लेना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। और आपने एक एग्जाम्पल भी देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन आपका गैस है, हाइड्रोजन भी आपका गैस है, और ये सभी अलग गुणधर्म वाले यौगिक हैं। जब ये आपस में अभिक्रिया करके नए अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं, और जो जल है आपका लिक्विड है, तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। तो देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कैसे आप पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसको पता करने के लिए देखिए मेरे पास 4 बिंदु हैं। बिंदु को आप लोग आसान तरीका से देखेंगे तो आप इतने बिंदु को फॉलो करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या तो नहीं हुई है। देखिए, अवस्था में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा।
ठोस अवस्था में है। अवस्था देखिए क्या होती है, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। यहाँ पे देखिएगा अवस्था के बारे में बात करें तो ठोस होगा, द्रव होगा और क्या होगा, गैस होगा। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आपका अवस्था में चेंज हो जाएगा। ठोस होगा तो द्रव हो सकता है, द्रव होगा तो गैस, गैस है तो ठोस, द्रव, मतलब ठोस, द्रव, गैस, ऐसे ऐसे अवस्थाओं में चेंजअप होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, ठीक ना। तो अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसर का देखिएगा रंग में परिवर्तन, रंग भी उसका बदल जाएगा। जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो आपका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप भोजन को ही लेंगे तो भोजन जब आप पकाते हैं तो पकाने के पहले जो भोजन का कलर होता है और पकाने के बाद जो भोजन का कलर होता है उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ उसके कलर में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। आगे देखिएगा 3 नंबर पॉइंट है कि तापमान में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होगी तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। उसका तापमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक ना। तो परिवर्तन होना टू होना एकदम क्लियर है। जैसे आप लोग देखते ही हैं, चूना को जब जल में घोलते हैं तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और जब चूना को जल में घोला जाता है तो बहुत तेजी से ऊष्मा क्या होने लगती है, निर्मुक्त होने लगती है, उत्सर्जन होने लगता है, निकलने लगती है। ऐसा आप लोग देखते हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा 4 नंबर पर है कि गैस का उत्सर्जन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस निकलेगा, निकलना एकदम कन्फर्म है। कोई भी गैस निकले तो गैस का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन का मतलब गैस का निकलना होता है, ठीक ना। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का निकलना, ये सभी बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अन्यथा नहीं हो रही है, ठीक ना। तो इसको आप लोग, हमें आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे आप पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या तो नहीं हो रही है। आगे देखिएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को जिस विधि द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जिस विधि द्वारा हम लोग दर्शाते हैं उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। संक्षिप्त रूप होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिखा भी मैंने है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, और इसे प्रतीकों द्वारा उनकी अवस्था भी लिखी जाती है। जैसे आप लोग देख लीजिए, अवस्था में मैं आपको बता दिया अवस्था कितनी होती है, तो मुख्य रूप से तो 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। और एक अवस्था और आती है एक्वस, जो जिसको हम जली विलयन और इसको एक यू से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिएगा गैस अवस्था रहेगी तो गैस को हम लोग स्मॉल जी से दर्शाएंगे, लिक्विड रहेगी तो इसको स्मॉल यल से दर्शाएंगे, और इसके बाद सॉलिड रहेगा तो इसको हम लोग क्या दर्शाएंगे, यस से दर्शाएंगे। सॉलिड जब आप लोग देखेंगे यहाँ पे, जब सॉलिड रहेगा तो इसको किससे दर्शाएंगे, इसको हम लोग यस से दर्शाएंगे। जब सॉलिड अवस्था में रहेगी तब आप लोग इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एक रासायनिक समीकरण को दर्शाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले लूँ तो देखिएगा, आप लोगों के बुक में एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग ठोस मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, तो वही आप लोग देखिएगा। यहाँ पे अगर मैग्नीशियम ले लूँ, मैग्नीशियम की अवस्था लिख दूँ, मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में मुझे मिलता है तो यहाँ पे सॉलिड हो गया, और इसको वायु की उपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है, तो मैग्नीशियम हमें ठोस मिलेगा। ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो होता है संक्षिप्त रूप O2 होता है, और ऑक्सीजन मुझे वायुमंडल में गैसीय अवस्था में मिलती है तो इसको हम जी से दर्शाएंगे, स्मॉल जी से, ठीक ना। यहाँ पे मैग्नीशियम को देखिए आप लोग, ठोस है तो यस से दर्शाया, यहाँ पे जी है तो इसको मैं गैस से दर्शाया, और जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए इतना चीज़ तो मैं लिखा, क्या लिखा कि मैग्नीशियम ठोस होता है और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह MgO बनाता है, जो कि इस ये अवस्था में आप देखिएगा तो ये भी अवस्था आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी ठोस हो जाएगी, सॉलिड अवस्था हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पे आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अब ये तो मैंने अवस्था लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं अवस्था की बात करूँ तो मैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान देंगे, मैंने स्टेट को लिख दिया, इसकी अवस्था को तो लिख दिया, लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, आप लोग भी देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को अवस्था द्वारा ही लिखा नहीं जाता, रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, संतुलित करना भी नितांत आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 तो है लेकिन ऑक्सीजन भी कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। बताइए, इधर 1 और इधर 1 2, क्या यह समीकरण संतुलन की अवस्था में है, नहीं है। दोनों तरफ हम लोग बराबर करेंगे, और जब बराबर करेंगे तो देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है
तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होगा। तो जब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का भी गुणा में 2 है, ठीक ना। आप लोग मैथ में देखे होंगे तो मैग्नीशियम भी अब यहाँ पे कितना हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन इधर आप देखिए ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन मैग्नीशियम कितना है, 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो 2 मैग्नीशियम यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 संबंध है 2 का अनुपात और यहाँ पर भी 2 संबंध है 2 का अनुपात। अब आप देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलन की अवस्था में और स्टेट के साथ लिख दी गई हैं। तो अब ये जो अभिक्रिया कही जाएगी बिल्कुल सही कही जाएगी, अन्यथा ये गलत हो सकता है। आप अवस्था के साथ साथ उसकी यहाँ पे अनुपात को भी लिखना, अनुपात को भी निश्चित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आगे देखते हैं, आगे अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अगली हेडिंग मेरी रहेगी अभिकारक और उत्पाद। तो देखेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग, कंपाउंड को, यौगिक को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो भी कुछ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के परिणाम स्वरूप जो भी कुछ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जैसे आप लोगों का बुक में सबसे ज़्यादा अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल कुछ भी दिया है तो आपका मैग्नीशियम वाला ज़्यादा दिया है कि मैग्नीशियम को आप देखिए, मैंने अभी आपको संतुलित करके दिखाया कि 2Mg जो कि सॉलिड अवस्था में था और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 2MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाया, आप लोगों ने यह देखा। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑक्सीजन किस अवस्था में था, लिक्विड अवस्था में था और बना रहा था किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में बना रहा था। देखिए यहाँ पे आपको पीछे का भी बात को बताता चलूँ, यह अवस्था देखिए चेंजअप हो रहा है। तो आप कैसे क्लियर करिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे स्टेट को देखिए चेंजअप हो रहा है, ठीक ना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। इतने वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभिकारक। पूछ देगा कि उपयुक्त अभिक्रिया में कितने अभिकारक हैं, तो 2 अभिकारक हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, समझिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर जो भी कुछ बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी कुछ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। देखते हैं आप लोगों को एग्जाम्पल थ्रू डेट पता चलता होगा कि कोई एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री इस साल इतने मोबाइल फ़ोन या इतने वाहनों का या इतने सामानों का उत्पाद किया, तो जो वह फैक्ट्री निर्माण करके बना दी उसी को उत्पाद बोला जाता है। और जो उसमें कारीगर जिस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं अभी उसको अभिकारक बोलेंगे, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद जो भी कुछ बनता है उसको हम लोग उत्पाद करते हैं। तो अब मुझे विश्वास होगा कि अब आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न को पूछा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। इतने सारे प्रश्नों को देखने के बाद अब आप यहाँ पे क्लियर कर लिए होंगे कि जितने अभिकारक की मात्रा होती है उतना ही उत्पाद की मात्रा होती है। अतः हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसी कारण हमें आवश्यक हो जाता है। आप बताइए, अगर आपको कुछ भी दे दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 2 संबंधित 2 के अनुपात में दिया जा रहा है, तो क्या यहाँ 2 संबंधित 4 के अनुपात में बनेगा, ये आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। इसको भी कितना बनना चाहिए, 2:2 में ही बनना चाहिए। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि आप कहीं भी लागत कम लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन आप अगर कुछ भी बना रहे हैं, मान लीजिए आप भोजन ही बना रहे हैं, तो जितना मटेरियल डालेंगे उतना ही तो बनेगा या तो उससे कम बनेगा। कम बन रहा है तो उसके उतना ही क्या आपका उसमें वहाँ पे गैस निकल रहा है और भी सारी क्रियाएं हो रही है, सबको एकजुट करिएगा तो अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अभिकारक की मात्रा और बराबर होता है उत्पाद की मात्रा। अगर इसको आप लेकर चलेंगे तब तो क्लियर रहेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, आप लोग पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में बताया जाता है जितना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतना ही रासायनिक अभिक्रिया के बाद यौगिक बनता है।
यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कभी द्रव्यमान नष्ट नहीं होता और उससे ज़्यादा द्रव्यमान की उत्पत्ति भी नहीं होती। जितना आप रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान लेंगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। चाहे वह उसमें गैस के रूप में थोड़ा मोड़ा उसका द्रव्यमान खत्म हो सकता है, लेकिन सारे द्रव्यमान गैस को, ठोस को, जो भी कुछ अभिक्रिया हुई है सारे को एकजुट करिएगा तो उसका द्रव्यमान अभिकारक का और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। यहाँ पर आप देखिएगा अभिकारक और बराबर होता है क्या, उत्पाद। अभिकारक की मात्रा बराबर होगी उत्पाद की मात्रा। तो अब आप जान गए होंगे कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा है। अब देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अब लोग बिंदुवार तरीका से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला मेरा प्रकार रहेगा जो आप लोग देखेंगे, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है कि संयोजन या योगात्मक। योग में क्या होता है, आप लोग योग निकालना सीखे होंगे मैथ में कि योग क्या है। तो किसी भी चीज़ का, जैसे 4+3 का योग निकालिए, आप लोग ऐसा मैथ में पढ़े होंगे कि 4+3 का योग निकालिए, तो आप लोग क्या करते थे, 7 करते थे, जोड़ते थे। क्या करते थे, जोड़ते थे। तो योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब कि 2 या 2 से अधिक, 2 पदार्थ, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ, 10 पदार्थ, 20 पदार्थ, जितना भी पदार्थ मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक ना, मिलकर और वह क्या बनाएगा, एक पदार्थ का निर्माण करेगा। तो उसको आप लोग बोलिएगा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 पदार्थ मिल रहा है, 4+3 बराबर के 7 बन रहा है, ठीक ना। तो 2 पदार्थ मिल रहे हैं, एक 4 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, और दोनों क्या बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल या एक यौगिक का, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया का अब हम आपको दिखाएंगे कुछ उदाहरण में देखिएगा, कोयले का दहन हो गया, जल का निर्माण हो गया, सब लोग क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे जल का निर्माण आप लोगों ने ऊपर से ही देखते आए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 यौगिक हैं, क्या है, 2 पदार्थ है, 2 कंपाउंड है, और 2 कंपाउंड मिलकर यहाँ पे एक कंपाउंड, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया दे दे और पूछ दे कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो तब आप देखिएगा, इस रूल को फॉलो कराइएगा। 2 पदार्थ मिल रहे हैं और मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अवस्था में इसका जो अभिक्रिया का प्रकार होगा वो आपका योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया ये होगा, ठीक ना। आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कोयले का दहन, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलकर अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन जो सॉलिड अवस्था में, ऑक्सीजन जो गैस अवस्था में, और यहाँ पे गैस ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है, 2 पदार्थ आपस में यहाँ अभिक्रिया कर रहे हैं और 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा आप जानते हैं कि जहाँ पर कहीं भी 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ, एक एकल यौगिक का निर्माण करेंगे, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया की उपलब्धि देंगे, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण और डिफिनीशन। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिएगा, वियोजन का नाम आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं, वियोजन, ठीक ना। तो वियोजन होना का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक ना। वियोजन को अगर आप वियोजन पूछ दे तो वियोजन का नाम आते ही आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बात आ जानी चाहिए कि वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। टूटना में जैसे कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए ए मैंने लिखा, सपोज दैट अनुभव कीजिएगा, कोई ए जो है कि आपका अभिकारक है, और अभिकारक को जब हम वियोजित कराएंगे तो वियोजित कराने पर बी प्लस के सी में टूट जाए, तो इसको आप लोग का बोलिएगा, वियोजन अभिक्रिया बोलिएगा। जब एक यौगिक, एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थों में बिखर जाए तो इसको आप लोग वियोजन अभिक्रिया करिएगा, ठीक ना। वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। और ये वियोजन अपने आप तो होगा नहीं, एक पदार्थ है, आप लोग अनुभव कीजिए, कोई भी पदार्थ अपने आप अभिक्रिया तो करेगा नहीं, उसको अभिक्रिया कराने के लिए कुछ ऐसे माध्यम की या उत्पाद की या उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो आप लोग देखिएगा, वियोजन 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। और प्रत्येक को आप देखना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पदार्थ पे उष्मा प्रवाहित किया जाए, किसी विलयन में उष्मा प्रवाहित कर दिया जाए और उष्मा प्रवाहित करने पर अगर वियोजन हो रहा हो तो उसको ऊष्मीय वियोजन।
अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजन हो रहा तो उसको वैद्युत वियोजन, और यदि प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो रहा तो उसको हम लोग प्रकाशीय वियोजन की उपलब्धि देते हैं या उपाधि देते हैं। यहाँ पर प्रत्येक को देखेगा, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि ठोस अवस्था में है, और इसमें अगर उष्मा की प्रवाहित करा दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। तो ये वियोजन आप बोलिएगा कि ऊष्मीय वियोजन है, ठीक ना, ऊष्मीय वियोजन के प्रकार में। और देखिएगा विद्युत वियोजन पूछ दे कि विद्युत वियोजन क्या है, तो यहाँ पे जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत वियोजन, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा प्रकाशिक वियोजन क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा AgCl यहाँ पे AgCl में अगर हम लोग सन की रेज, सूर्य के प्रकाश किरणों को डालते हैं तो सूर्य के प्रकाश किरणें डालने पर ये Ag और क्लोरीन में टूट जाएगा, Ag और Cl में टूट जाएगा, तो इसको आप लोग बोलिएगा प्रकाशिक वियोजन। वियोजन आप लोगों ने देखा कि जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बिखर जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एकल यौगिक होता है, एकल यौगिक पर जब हम लोग ऊष्मीय वियोजन या वैद्युत या प्रकाश प्रवाहित कराते हैं तो वह दो प्रकार के भागों में टूट जाता है, और दो बराबर भागों में टूटने को ही हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसको क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए इसका डेफिनेशन आप लोगों को मैं लिखा हूँ कि इस अभिक्रिया का निर्माण अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिएगा इसमें जो अपने से अधिक अभिक्रियाशील रहेगा, जो अपने से अधिक पावर का आयन रहेगा, वो अपने से कम पावर के आयन को विस्थापित कर देगा और विस्थापित करके उसके जगह को अपने ग्रहण कर लेगा। इसको आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैंने सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो कि जली विलयन होता है, इसका जली विलयन लेने पर, और बेरिलियम क्लोराइड, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं इसका भी जली विलयन, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों का जली विलयन जब देते हैं और दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सोडियम सल्फेट का SO4 आयन है ना, यहाँ पे SO4 आयन या, और इसका यहाँ पर देखिएगा बेरियम क्लोराइड का Cl2 आयन है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे बनना है BaSO4, ठीक ना। तो बेरियम है, बेरियम क्या करता है, बेरियम को Na2SO4 का जो आयन है इसको हटा देता है, किसको, क्लोरीन को। यहाँ से क्लोरीन को हटाकर विस्थापित करता है और विस्थापित कर यह इसका जगह ले लेता है, ठीक ना। इससे अधिक अभिक्रियाशील आयन है। और यहाँ पर देखिएगा तो बनता है यहाँ पे BaSO4, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो SO4 अभिक्रिया कर लेता है यहाँ पे बेरिलियम के साथ, और तब Na2 अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ। देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया का निर्माण अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए आयन का आदान प्रदान हो गया BaSO4 और प्लस के NaCl, ठीक ना। तो NaCl में आप लोग देखिएगा यहाँ पे Na का इसका और क्लोरीन का इसका, तब ए अभिक्रिया इसका A इससे करते हैं और ए वाला अभिक्रिया इससे करता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की उपाधि इसको देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा। अगला देखते हैं उपचयन अभिक्रिया, और अगला है इसके आगे साथ ही दोनों देख लीजिएगा अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया इस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक ना। यहाँ पर सुन लीजिए, ऑक्सीजन जो है ऋणात्मक तत्व है और यहाँ पे आप लोगों का हाइड्रोजन को देखिएगा तो ये धनात्मक तत्व है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल मैं इसका यहाँ पर लिखा हूँ, एग्जाम्पल देखिएगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला है कि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन वाले जो ऋणात्मक तत्व होते हैं वो जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जब आप अभिक्रिया करते हैं आपस में और ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है, जब ऑक्सीजन एक जुड़ रहा है तो CO2 का निर्माण कर रहा है। तो आप कहिएगा कि क्या ये संयोजन अभिक्रिया भी होगी, तो ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण होगा। आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा। अगर आपको पूछ दे कि यह की कौन सी अभिक्रिया है तो आप उपचयन अभिक्रिया तो कह ही सकते हैं, साथ में संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की भी उपलब्धि देंगे, ठीक ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो CO2 का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन समूह जुड़ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, जुड़ना का मतलब वृद्धि होना, ठीक ना। और अगला देखिएगा अपचयन अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास, इसी का उल्टा होता है। उपचयन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है अपचयन। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता था, और इसमें अब क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड CuO और हाइड्रोजन गैस मैंने लिया है, और लेने के बाद अगर इसको गर्म करते हैं तो Cu और प्लस H2O में टूट जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया तो हुआ ही, ठीक ना।
आप लोगों को बताया था उष्मी वियोजन अभिक्रिया तो होगा ही, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है। जब ऑक्सीजन निकलता है तो आप लोग देखिएगा वो अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात आप लोग कहेंगे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया इसको कहेंगे, ठीक ना। अब आगे की अभिक्रिया देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसके हो जाने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, ऊष्मा निकलती हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसको हो जाने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा का निकलना, अगर ऊष्मा निकलती होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा का निकलना, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसके हो जाने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का निकलना। देखिएगा जब अभिक्रिया होगी तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी पदार्थ बनता होगा, जैसे भोजन का बनना, ठीक है, जैसे भोजन ही मान लीजिए, भोजन ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो ही है, भोजन को बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान दीजिए वह अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक पात्र लिया और पात्र में चूना प्लस के जल, यहाँ पे मैं चूना और जल को एक साथ मिश्रण करा दूं तो यहाँ पे बहुत तेजी से क्या निकलने लगेगी, ऊष्मा निकलने लगेगी। इस वाले डायग्राम को अगर आप समझ गए तो ऊष्माक्षेपी वाली अभिक्रिया को आप समझ जाएंगे। चूना और जल का एक साथ जब अभिक्रिया कराते हैं किसी पात्र में तो बहुत तेजी से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, बुदबुदाहट निकलती है, गर्माहट निकलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर आप इसका आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, जैसे कि आप लोग चूना का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, और इसका जब अभिक्रिया कराते हैं जल से, तो जल से अभिक्रिया कराने पर जो चीज़ का निर्माण होगा ही, यहाँ पे मुझे बताना है कि ये जो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा का निकलना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी का मतलब सोखना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऊष्माशोषी का मतलब सोखना। जिस अभिक्रिया के हो जाने के परिणाम स्वरूप जिस अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती हो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा हूँ, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो ठोस अवस्था में होता है और इसको हम लोग क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग सिंबल भी दिखाया, जब इसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पे वियोजन तो हो ही रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए इसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। तो जिस अभिक्रिया को खत्म कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। तो अब आप लोग देखिएगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का निकलना, ये अभिक्रिया होगी तो तुरंत आपको क्या लगेगा, ऊष्मा निकलने लगेगा, ठीक ना। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसको कराने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक ना। तो जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी, और जिसको हो जाने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा निकलेगी उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक ना। तो अब आप लोग अनुमान किए होंगे कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों का अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या है। तो इतना आपको पॉइंट देखना है, ठीक ना। तो इतना पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीक़ा से देखेंगे और आशा है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन भाई आपसे।